बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस का यूनिट नंबर 10 है, दैट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की और उसके कंपोनेंट्स की। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की और फिर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। ये तमाम कंपोनेंट्स आपको जो है वो मिलेंगे, जो कोर्स के कंटेंट्स हैं चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 14 के जो लास्ट वाले जो है वो 3-4 पेजेस हैं, वो आपको इस टॉपिक को जो है वो फुलफिल करेंगे, इसके रिक्वायरमेंट को। उसके अलावा वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको चैप्टर नंबर 1 से भी कुछ कंटेंट मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 से भी कुछ कंटेंट्स मिलेंगे, थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 में भी वैक्सीनेशन का जिक्र है, वहां से भी जो है आपको कुछ कंटेंट्स मिलेंगे। तो जो भी पॉइंट्स हैं हमने उसमें वैक्सीनेशन के रिलेटेड वो डिस्कस करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी किस तरह से जो है वो डेवलप होती है, इम्यून सिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको जब हम डिस्कस करते हैं। इम्यूनिटी क्या है, इन शॉर्ट हम कहें, जो इम्यूनिटी है दैट इज फोर्स ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये आपके सामने एक डायग्राम है कार्टून की सूरत में ही। ये सपोज कि ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है दरमियान में। अब ये इंडिविजुअल इस तक पहुंचने के लिए ये जो डिजीजेज हैं ये तैयार खड़ी हैं। ठीक है, ये सारी ये डिजीजेस ये तैयार खड़ी हैं, लेकिन दरमियान में ये हर्डल है, और ये जो हर्डल है दिस हर्डल इज द इम्यूनिटी, लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, जैसे हम बात करें अपने मुल्क की बात कर लें कि हमारे मुल्क पे अटैक करने के लिए जो फोर्सेस रेडी हैं दूसरे ममालिक की, लेकिन उनके दरमियान में बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, लाइन ऑफ डिफेंस हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर लाइन लगी हुई है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक फिजिकल बैरियर की सूरत में। उसके बाद आगे मजीद अगर कोई बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है, रेंजर फोर्सेस हैं, उसको भी कोई क्रॉस करता है तो फिर पाकिस्तान की दूसरी फोर्सेस हैं। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ डिफेंस की सूरत में है। ठीक है, ये लाइन ऑफ डिफेंस की सूरत में ये हमारे मुल्क की हिफाजत जिस तरह से कर रही हैं हमारी अफवाज और दूसरे इदारे, इस तरह से हमारी बॉडी की हिफाजत कर रही हैं हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, तो डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक है, डिजीजेस के अगेंस्ट जो फोर्स ऑफ डिफेंस है ह्यूमन बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है ये दो तरह की है। एक बाय बर्थ है, पैदाइशी तौर पर पेरेंट्स से हमें मिली है, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, वो एक जनरल इम्यूनिटी है, वो एक इनेट इम्यूनिटी है, वो किसी भी बीमारी के लिए है। ठीक है, वो जनरल है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। दूसरी जो इम्यूनिटी है हमारे पास वो है जो हम खुद डेवलप करते हैं। जो हम खुद डेवलप करते हैं that is called as specific immunity, adapted immunity या acquired immunity। तो इसका मतलब है इम्यूनिटी की दो टाइप्स होगी। एक वो टाइप है जो हमें बाय बर्थ मिली हुई है, और एक वो टाइप है जो हमने खुद बनानी है। जो बाय बर्थ मिली हुई है दैट इज इनेट इम्यूनिटी, और जो हम खुद बनाएंगे दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज अडेप्टेड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है, वो जनरल है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, वो स्पेसिफिक है। अब हम बात करते हैं जी, ये जो इनेट इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हमें मिली हुई है, ये किस सूरत में है? ये दो लाइंस डिफेंस के हमारे अंदर बना रही हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी है
ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये बना रही है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बना रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, कुछ केमिकल बैरियर्स हैं। जैसे हम बात करें, जो हमारी बॉडी है, उस हमारी बॉडी के अंदर स्किन भी है, सीलिया भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, खाली म्यूकस की अगर हम बात करेंगे तो वो केमिकल की सूरत में होगा, लेकिन अगर हम म्यूकस की मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वो तो एक फिजिकल बैरियर की सूरत में होगा। तो ये जो सीलिया, ठीक है, सीलिया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, दीज आर द फिजिकल बैरियर। और ये जो फिजिकल बैरियर हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, फिजिकल बैरियर। ऐसे ही हमारे स्टमक के अंदर HCl है, हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा है, हमारी आंखों में टीयर्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर ऑयली सिक्रीशन सीबम है, ठीक है, और हमारा यूरिन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ये वो केमिकल्स हैं जो कि केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये केमिकल बैरियर के तौर पर काम करते हुए ये भी रुकावट का सबब बनते हैं, ये भी जर्म्स को एंटर नहीं होने दे रहे, ये भी जर्म्स को एंटर नहीं होने दे रहे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास मौजूद है केमिकल बैरियर्स की सूरत में और फिजिकल बैरियर्स की सूरत में, उनकी कोशिश है कि जर्म्स जिस्म में एंटर ही ना हो। जर्म्स एंटर कहाँ से होने हैं जी? एनवायरनमेंट से, स्किन के जरिए एब्जॉर्ब होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए जाएंगे, या यूरोजेनिटल ट्रैक के लिए जरिए जाएंगे, या फूड के जरिए जाएंगे। अब खुराक के जरिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। कौन नहीं जाने दे रहा उसको? दैट आर दी HCl एंड सलाइवा। ये हमारी ओरल कैविटी में और स्टमक के अंदर उन जर्म्स को किल कर देंगे pH वेरिएशंस लाते हुए। जो टीयर्स हैं ये आंखों के रास्ते नहीं जाने दे रहे, सीबम जो है ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, यूरिन जो है ये हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक में जर्म्स को एंटर नहीं होने दे रहा उस तरह से बॉडी के अंदर। जो स्किन है ये ओवरऑल एक फिजिकल बैरियर के तौर पर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो एक फिजिकल बैरियर के तौर पर है। सिलिएटेड एपिथेलियम है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो एक फिजिकल बैरियर के तौर पर है। इनकी कोशिश है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, उसकी कोशिश है कि जर्म्स जिस्म में एंटर ही ना हो। लेकिन अगर एंटर हो जाए, लेकिन अगर एंटर हो जाए तो फिर बॉडी के अंदर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है ब्लड की सूरत में, ब्लड के अंदर फैगोसाइट्स की सूरत में। ये जो फैगोसाइट्स है ये दो तरह के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, और जो मोनोसाइट्स हैं ये भी मेगा कैरियोसाइट्स मुख्तलिफ तरह के जो है वो बनाते हैं। जैसे लिवर के अंदर जो है कफर सेल्स हैं, स्किन के अंदर लैंगरहैंस हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलर सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, बेसिकली मोनोसाइट से बनने वाले हैं। इन सब का काम भी फैगोसाइटोसिस ही करना है। इसका मतलब है अगर कोई फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर भी जाए, कोई केमिकल बैरियर को क्रॉस कर भी जाए, तो उसके बावजूद हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो फैगोसाइट्स हैं वो उनको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर उनके कंट्रोल में भी ना आए बात, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम होगा। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उस वक्त भी मौजूद होती है। तो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये तो बाय बर्थ मौजूद है और ये इनेट इम्यूनिटी ही है। लेकिन अगर आप देखें क्या सिलेक्शन की है स्किन ने कि सिर्फ इस जर्म को एंटर होने देना है, इसको नहीं एंटर होने देना, या HCl ने सिलेक्शन की है कि ये वाला जर्म मारना है ये वाला नहीं मारना, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर जो है वो इम्यूनिटी की टाइप नहीं है। ये तो नॉन स्पेसिफिक है, ये तो जनरल है। ठीक है, ये तो जनरल है। तो जनरल इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो
जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसकी कोशिश है कि हर एक जर्म जो जिस्म में एंटर हो सकता है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए, ठीक है, उसको फैगोसाइटोसिस के लिए मार दिया जाए। लेकिन अगर फिर भी इसके बस में नहीं रहती बात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक, और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी बना रही है और ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बना रही है। इसमें लिम्फोसाइट्स का रोल है, दो तरह की लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। डेफिनेटली ये ब्लड सेल्स ही है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ब्लड में ये मौजूद है और कुछ दूसरी टिश्यूज में भी जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह के अंदर ये जा सकते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनको फीटल स्टेज पे लिवर बना रहा है, ठीक है, वैसे तो बोन मैरो में उसकी फॉर्मेशन के साथ ही है, लेकिन बाद में फर्दर मैच्योरेशन में लिवर का रोल है फीटल लेवल पे और स्प्लीन का रोल है आफ्टर बर्थ। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में टोटल रोल है थाइमस ग्लैंड का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के का बस में नहीं रहती बात, एक जर्म एंटर हो गया है हमारी बॉडी में और ब्लड के सेल्स को भी जो उसमें फैगोसाइट्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर उस सेल को खत्म करने के लिए, उस पैथोजन को खत्म करने के लिए लिम्फोसाइट्स अपना रोल प्ले करेंगे। वो लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे। वो इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी हो सकता है, वो हीमोरल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी के एक जर्नल फ्लो शीट थी कि किस किस तरह से इम्यूनिटी हो सकेगी, कौन कौन तो इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। मसलन आपने क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर, और आपके पास ये ऑप्शन हो पहले वाली चार, सलाइवा, म्यूकस, सिलिया एंड एचसीएल, ठीक है, तो दैट इज द एचसीएल। अगर आपके पास इसमें अच्छा यहाँ पर MOCUS ये जो जर्नल म्यूकस है ये ख्याल किया जाता है ये केमिकल है, वैसे CUS और OUS ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के जो है वो इश्यूज हैं, ठीक है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है एक फिजिकल बैरियर, म्यूकस की एक लेयर, और जस्ट म्यूकस का मतलब है एक केमिकल बैरियर जो कि एक केमिकल की सूरत में है जिसने एडहेयर कर लेना है, ठीक है। लेकिन वो एडहेयर भी कैसे करेगा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करते हुए करेगा। सो म्यूकस इज एक्ट एज फिजिकल बैरियर, एक्टिंग एज फिजिकल बैरियर। अब हम बात करेंगे इसी तरह से और एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है, और एमसीक्यू आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ केमिकल बैरियर प्रेजेंट ऑन स्किन। ऑप्शन आपके पास जो है ये केमिकल बैरियर की ये पांचों ऑप्शन ही आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। दैट आंसर इज सीबम, ठीक है, आंसर उसका जो है वो सीबम है कि है केमिकल लेकिन ये मौजूद है स्किन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह तो ये कई क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। तो इम्यूनिटी के मैंने जैसे अभी बात की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर, ठीक है, जिसमें इम्यून रिस्पॉन्सेज शो हो रहे होंगे, ठीक है, जिसमें उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे लफ्जों में वो पैथोजेंस या वो जिस्म के जो मेल फंक्शनिंग सेल्स हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो इस हद तक जो है वो क्रॉस कर गया है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के काबू में ही नहीं रहा, तो उसका जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंट्रोल करेगा। तो इसका मुताबिक इम्यूनिटी क्या हुई, दैट इज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, ठीक है, टू बॉडी एंड मोबिलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स टू हेल्प रिमूव द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि ये क्या है कि जिस्म में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो उसको उसकी एंट्री को पहचान के बॉडी के सेल्स को, ठीक है, मोबिलाइज कर देना, एक्टिवेट कर देना, ये सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर देना कि वो जो फॉरेन मटेरियल जो जिस्म में दाखिल हो गया उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर दिया जाए, यानी कि उसको किल कर दिया जाए, उसको कमजोर कर दिया जाए,
वो डिजीज ना काज कर सके, ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इम्यूनिटी का। ये दूसरे लफ्जों में एबिलिटी टू एन ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, पहचानना, एंड डिफेंड अगेंस्ट एंटीजेंस। अब ये भी हम टर्म्स अभी डिस्कस करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन बेसिकली कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल है वो जिस्म के लिए, ठीक है, जो जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म के अंदर जाके इम्यूनिटी का जो है वो तो खैर बात हो रही थी कि ये जो एंटीजन है ये जिस्म में कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो एंटर होके जिस्म के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से? तो एक कंपोनेंट तो है एंटीजन। एंटीजन क्या है? अभी मैंने बात भी की थी एंटीजन की। ये कोई भी इन्वेडर है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, जो कोई सेल हो सकता है, कोई सेल की फ्रैक्शन हो सकता है, सेल का कंपोनेंट हो सकता है, जो क्या करे, जो स्टिमुलेट कर सकता हो एंटीबॉडीज को, जो स्टिमुलेट कर सकता हो इम्यून रिस्पॉन्स को। लाजमी नहीं एंटीबॉडी अगर नहीं भी बनेंगे, जैसे सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, तो जाके वो स्टिमुलेट तो कर, तो एंटीजन कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो जाके हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक हो गया? तो एंटीजन ये बेसिकली जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज सिर्फ उस वक्त बनेंगी जब ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होना है, जब बी लिम्फोसाइट्स ने अपना रिस्पॉन्स शो करना है। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर जब टी लिम्फोसाइट्स ही अपना अगर काम शो करेंगे तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो इसका मतलब जो दूसरे कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के इन रेफरेंस टू एंटीजेंस, वो है लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जो बी लिम्फोसाइट्स के जरिए बननी है, और लिम्फोसाइट्स जो हैं ये मजीद दो तरह के हैं, एक टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट्स, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले हम एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, दैट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, वी स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। जो भी एंटीजन जो है वो जिस्म में दाखिल हुआ और दाखिल होकर उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, तो जो एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी वो एंटीबॉडीज ही उसी एंटीजन को खत्म करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय बी लिम्फोसाइट, secreted into lymph and blood as well as some in saliva, ठीक है, लेकिन मेनली लिम्फ और ब्लड के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज, केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन सेल, ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडी सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगी, वो जो एंटीबॉडी सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगी, दैट आर प्रोटीनिक इन नेचर, बट दे विल बी फर्दर मॉडिफाइड and will be converted into glycoproteins. Most of cellular secretions are glycoprotein in nature, and antibodies are also cellular secretions. So then antibodies, when antibodies secreted from the cell into plasma, into blood, into lymph, their chemical nature is glycoprotein. ये 2-3 दफा पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज secreted into blood, that is the glycoprotein. Glycoprotein वो further modify होती हैं। An antigen antibody specificity, that is very important. हर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, जब ये एंटीबॉडी बन रही है, मैं फिर बात कर रहा हूं, जब बन रही है प्रोटीन की सूरत में बनती हैं, फर्दर मॉडिफाई किया जाता है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इनटू ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है
4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है इसकी स्ट्रक्चर। 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, और इन पॉलीपेप्टाइड्स को आपस में लिंक किया होता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस में। ये डायग्राम आपके सामने है। ये 2 हैवी चेन है और ये 2 लाइट चेन है। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के दरमियान एक डाइसल्फाइड ब्रिज है, और दोनों हैवी चेन्स के दरमियान 2 डाइसल्फाइड ब्रिज हैं। तो टोटल 4 डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद है। हर चेन के अंदर, खा वो हैवी है खा वो लाइटर है, 2 रीजन है। एक वेरिएबल रीजन है, एक कांस्टेंट रीजन है। हर एक में एक कांस्टेंट रीजन है। दैट इज सेम इन ऑल चेन्स। मतलब एक एंटीबॉडी की क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, ठीक है, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज की क्लासेस हैं। तो हर क्लास के अंदर जो है वो फर्क नहीं होगा कांस्टेंट चेन, ठीक है। एक क्लास की एंटीबॉडी दूसरी क्लास की एंटीबॉडी, उन दोनों की कांस्टेंट चेन्स का जो सीक्वेंस है वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल रीजन। ये जो वेरिएबल रीजन है, असल डिफरेंस इसका है, इस वेरिएबल रीजन के साथ ही एंटीजन ने बाइंड होना है। लिहाजा इस वेरिएबल रीजन के अंदर फर्क आने की वजह से मुख्तलिफ टाइप्स की एंटीबॉडीज के साथ मुख्तलिफ टाइप्स के एंटीजन आके अटैच हो सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन एज वेल एज हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडीज। वो जो वेरिएबल रीजन है ना, दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, और उसी में फर्क आता है, और उसकी वजह से ही स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ अटैच होते हैं। टोटल 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज की। कौन कौन सी? दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई एंड इम्यूनोग्लोबिन डी। टोटल 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज की। इम्यूनोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन्स जो इम्यूनिटी का सबब बन रही है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेन इसकी फर्दर स्ट्रक्चर के ऊपर आप जाएं, डिटेल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इनकी केमिकल नेचर ग्लाइकोप्रोटीनिक इन नेचर है। म्यूकस का कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो भी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीनिक इन नेचर। तो ये एक एंटीबॉडी दिखाई गई है, और इसमें आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वेरिएबल रीजन में फर्क आने की वजह से यहाँ पर अभी इसको हमने शेप के साथ जो वो फर्क को रिलेट कर दिया है। और आप इसमें देख लें कि मुख्तलिफ एंटीजन जो है उनकी शेप इसके साथ कंपैरिजन कर लें, तो स्पेसिफिक जो है वही स्पेसिफिक के साथ आके अटैच हो सके। तो स्पेसिफिक एंटीजन अटैच विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक हो गया। और ये किस वजह से फर्क है? ये जो फर्क है, इस फर्क की जो मेन वजह है वो हमारे पास वेरिएबल रीजन है, ठीक है, वो हमारे पास वेरिएबल रीजन है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं ये काम कैसे करती हैं। एंटीबॉडीज 3 तरह से काम कर सकती हैं। या तो ये एग्लूटिनेशन करवा देंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ मिलेंगी, ये एग्लूटिनेशन हो जाएगी, एक तो ये है। या फिर ये क्या करेंगी, ऑप्सनाइजेशन का सबब बनेंगी, स्पीड अप द फैगोसाइटोसिस, खासतौर पर वो जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनकी फैगोसाइटोसिस या पैथोजन जो एंटर हुए हैं उनकी फैगोसाइटोसिस, उसको इंक्रीज कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज द वायरसेस, ठीक है। ये क्या करेंगे, जैसे ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज ये ब्लॉक कर देंगी उन एंजाइम्स को जिन एंजाइम्स को एंटीजन ने जाके तबाह करना था, ठीक है।
जैसे यहाँ पर जब अगर आप देखें स्नेक विनोम के अंदर वो एक पैथोजेनिसिटी है, उसने जाके एंजाइम्स को ब्लॉक करना था, एंजाइम्स को तबाह करना था, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये जाके उससे पहले ही उस एंजाइम के ऊपर कवर कर देंगी ताकि वो जो एंटीजन आ रहा है वो बॉडी को, वो उस जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सके। यानी कि ये दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन या वायरसेस या कोई भी दूसरा एंटीजन जो बाइंड होने आ रहा है उनके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स के तौर पर काम करते हुए, उनके अगेंस्ट न्यूट्रलाइजेशन का सबब बनते हुए ये क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं इफेक्ट ऑफ एंटीजन। तो ये 3 तरीके जो है हमने डिस्कस किए जिस तरह से एंटीबॉडी अपना काम कर रही है। अब बात होती है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इसकी टाइप्स कितनी हैं और ये किस किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया 2 टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स की। एक टी लिम्फोसाइट है, बोन मैरो में बनते हैं, बी भी बोन मैरो में बनते हैं, और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर हो जाते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट हैं ये मैच्योर बी बोन मैरो में होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि जैसे ही एक एंटीजन दाखिल हुआ जिस्म में फौरन उसके अगेंस्ट जो है लड़ाई की, उसके साथ जो है वो अटैच हुआ और उसको जो है वो क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फौरी, ये क्विक रिस्पॉन्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स शो करती हैं कि जो एंटीजन दाखिल हुआ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, उसके अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबॉडीज बना के फिर उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू किया, या उसके जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। ये थोड़ा सा स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्विक है लेकिन शॉर्ट टर्म है। ये जो सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स के साथ जो है वो मिलके हेल्पर टी सेल्स का काम भी है, वो रेगुलेशन करवा रहे हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम भी है, मेमोरी सेल्स का काम भी है। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की जानब जो है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जब वो पहचानते हैं ना एंटीजन को तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल बनाते हैं साथ। ये जो प्लाज्मा सेल हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और साथ में मेमोरी सेल्स भी जो वो बनते हैं जो उसको मेमोराइज रखते हैं और नेक्स्ट टाइम इस तरह के जो वो डिजीज के अगेंस्ट उसके काम करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट फॉर्म दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट फॉर्म दी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू, इसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एक माइक्रोब एंटर हुआ, ठीक है, और इस माइक्रोब से ये जो एंटीजेंस हैं ये बेसिकली जो है वो डेवलप हुए, मैक्रोफेजेस ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये एंटीजेंस की सूरत में अभी भी उस माइक्रोब के पार्टिकल्स ये जैसे भी वो डेवलप होते हैं। अब होगा क्या, इन एंटीजेंस को रिसेप्ट किया जाएगा, ठीक है, ये एंटीजेंस जो है वो सेल में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के थ्रू ये जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और साथ ही साथ एक्टिव होगा हेल्पर टी सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल जो है उसके ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं वो भी इन एंटीजेंस को लेगा, रिसेप्ट करेगा, ठीक है, रिसेप्ट करेगा और क्या करेगा, उसके नतीजे में इंटरल्यूकिन्स, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो इंटरल्यूकिन्स 2 है ये क्या करेगा, ये बी सेल को या टी सेल को एक्टिवेट कर देगा और बी सेल अगर एक्टिवेट होंगे तो क्लोन सेल, प्लाज्मा क्लोन सेल बनेंगे जो कि एंटीबॉडीज बना देंगे और प्लाज्मा में अच्छी खासी एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो अपना फिर काम करेंगे उस एंटीजन को मारने के लिए। या फिर क्या करेगा कि ये जो इंटरल्यूकिन्स 2 हैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट जो है वो करवाएंगे, ठीक है, और वो जो है वो टी सेल्स जो हैं
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करेंगे, फौरी तौर पर उन इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हुए उनको अटैक करते हुए उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सेल्स या टी सेल्स उन दोनों में से जो एक्टिवेट होगा उस तरह से इम्यूनो रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये ऑप्शनाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से ये एंटीजेंस जो है वो तेजी से इनको एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वगैरह को या एंटीजन को लेके जा रही हैं फैगोसाइटोसिस करवाने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज होते हुए ये दिखाया गया। इसके बाद बात होती है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की टोटल दो टाइप्स हैं, एक इनेट है और एक अडेप्टेड है। इनेट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, एनाटॉमिकल है या सेलुलर है या केमिकल है। अडेप्टेड इम्यूनिटी मजीद दो तरह की है, एक नेचुरली अडेप्टेड इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल अडेप्टेड इम्यूनिटी जो खुद से बनाई है, कुदरती तौर पर खुद से बनी है, और एक आर्टिफिशियली हमने बनाई है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है वो तो बाय बर्थ थी, इमीडिएट इफेक्ट था, नॉन स्पेसिफिक था। ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ ये स्ट्रक्चर्स हमने एनाटॉमिकल, सेलुलर और केमिकल डिस्कस की। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आफ्टर बर्थ हासिल होनी है, ये थोड़ा डिलेड है और स्पेसिफिक है और प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, और इसमें ये नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से ही है। पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल अडेप्टेड एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीजन जिस्म में दाखिल हुए हैं और एंटीबॉडी उसके रिस्पांस में हमने खुद बनाई। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज ले ली हैं। ठीक है, और वो जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो हमारे जिस्म में इम्यूनिटी का सबब बन रही है। अगर हम खुद अपनी एंटीबॉडीज बना रहे हैं दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर बनी बनाई ले रहे हैं दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी कि अगर सपोज किसी बंदे को कोई डिजीज हो जाती है, कोई पैथोजन उसमें एंटर हो जाता है, तो उसके रिस्पांस में वो खुद एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी बना के, ठीक है, एंटीबॉडी बना के उस एंटीजन को किल करे। ऐसी जो इम्यूनिटी है दैट इज द नेचुरल अडेप्टेड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे अगर किसी बंदे को जो है वो मम्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें कुदरती तौर पर पैथोजन जिस्म में दाखिल हो रहा है। नेचुरली अडेप्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि हम ऐसी डाइट ले लेते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, डाइट ले लेते हैं, ठीक है, या बाय बर्थ जो मदर से जो इनेट इम्यूनिटी तो मिल ही गई थी, उसके बाद आफ्टर बर्थ जो है जब लैक्टेशन हुई, माँ से जो है वो दूध पिया बच्चे ने, तो उस दूध के जरिए एंटीबॉडीज आ गए। तो नेचुरल सोर्स से अगर एंटीबॉडीज आ रहे हैं कि इंडिविजुअल में, जैसे उसमें बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो कोलोस्ट्रम की फीडिंग है। कोलोस्ट्रम की फीडिंग, कोलोस्ट्रम पहली फीड को कहते हैं बर्थ के बाद। ठीक है, तो उसकी फीडिंग में उसमें अच्छी खासी तादाद एंटीबॉडीज को। आर्टिफिशियल क्या है कि आप आर्टिफिशियल सोर्स से अगर जिस्म में एंटीजन दाखिल करवाएं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल अडेप्टिव एक्टिव इम्यूनिटी है। हमने खुद से एंटीजन जिस्म में दाखिल किए हैं और उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी ही, लेकिन इसमें हमने इंट्रोडक्शन जो एंटीजन्स की है वो आर्टिफिशियल मेथड है, दैट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स से ली जाती हैं, जैसे एंटीसीराज बना ली। जितने भी एक्टिव इन्फेक्शन है जो तेजी से फैलते हैं, जैसे स्नेक बाइट है, टेटनस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, रेबीज, ये जैसे ही हो जाएंगे इनके अगेंस्ट फौरन हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज कंटेनिंग फ्लूइड पी लेंगे, एंटीसीरा ले लेंगे, एंटीसीरा पी लेंगे। तो वो जो एंटीसीराज हैं उनको इनटेक करने का जो अमल है, ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीसीरा जो है वो बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रही है हमारी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन क्या चीज है? वैक्सीनेशन ये एक मेथड है
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। इसमें हम क्या रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड से एंटीजेंस जिस्म में दाखिल करवा रहे हैं, एंटीजेनिक मटेरियल जिस्म में दाखिल करवा रहे हैं, ताकि ये एंटीजेनिक मटेरियल जिस्म में दाखिल होके ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैक्सीनेशन का मेथड है, वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वे से जिस्म में एंटीजन दाखिल करवा के ये एंटीजन जो है वो क्या करेंगे, जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का सबब बनेंगे। लेकिन ये जो एंटीजेनिक मटेरियल हम यूज करेंगे दैट विल बी सेफ, ये हीट किल्ड होगा, ये कमजोर होगा, ये मरे हुए एंटीजेंस होंगे, ठीक है। ये एंटीजेंस होंगे, पैथोजेंस नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। वैक्सीनेशन इज एंटीजेनिक नॉट पैथोजेनिक। वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जो है एक एंटीजेनिक जो है वो वे के साथ, क्योंकि एंटीजन जो है वो जिस्म में दाखिल करते हुए उसकी मदद से जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। जी, वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें एंटीजन जिस्म में दाखिल करवाए जाते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं जिस्म के अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को। सो दिस इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, लेकिन मेथड आर्टिफिशियल है। तो एक वैक्सीन हमेशा एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एक गिवन डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का सबब बनेगा। वैक्सीन हमेशा एंटीजेनिक होगी, पैथोजेनिक नहीं होगी। इनके वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन में जो जर्म्स यूज करेंगे वो इतने हीट किल्ड होंगे, वो इतने कमजोर होंगे, वो इतने डेड होंगे, या वो उन जर्म्स का ऐसा बॉडी पार्ट होगा जो जिस्म में जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जाके डिजीज कॉज नहीं करेगा। वैक्सीन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, लाइव वैक्सीन भी हो सकती हैं, अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम जो है वो किल्ड वैक्सीन भी हो सकती हैं, टॉक्साइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, और सरफेस एंटीजन भी हो सकते हैं, ठीक है, और सरफेस एंटीजन भी हो सकते हैं। हम वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स, उसके अगेंस्ट लाइव वैक्सीन यूज किए जाते हैं, बहुत ही कमजोर जो जरासीम है वो यूज किए जा रहे हैं। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में येलो फीवर है, मीजल्स हैं, मम्स हैं, इसमें कमजोर किए हुए जो है वो जरासीम लेकिन अभी लाइव हैं, वो बहुत ही कमजोर है। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो क्या किया जा रहा था, लाइव वैक्सीन थे, लेकिन वो इतने कमजोर थे, डिजीज कॉज नहीं, कमजोर किस तरह से, उसमें अगर आपको याद हो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जर्म यूज किए गए थे काउ पॉक्स के। तो वो जो काउ पॉक्स वायरस थे वो लाइव जो है वो वायरसेस वो स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वैक्सीन के तौर पर उन्होंने एंटीजेंस के तौर पर काम कर दिया, एंटीजेनिक मटेरियल के तौर पर काम किया। किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो हैं उनमें टाइफाइड के अगेंस्ट, कॉलरा के अगेंस्ट, रेबिस के अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट, ये ऐसी जो है वो वैक्सीन यूज की जाती हैं जो किल की हुई होती है। जो टॉक्साइड मटेरियल है, टेटनस के अगेंस्ट टॉक्साइड मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन। इसी तरह से कुछ सेलुलर फ्रैक्शंस में जैसे न्यूमोकोकल जो है वो पॉलीसैकेराइड्स, ये सेलुलर फ्रैक्शंस जो है वो वैक्सीन यूज की जाती हैं।
इन बैक्टीरिया के कुछ फ्रैक्शन। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई वैक्सीन है। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो है वो वैक्सीन हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और इनको यूज करते हुए मेथड वही है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, वो एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेंगे, हमारे जिस्म में डिफेंस जो है वो पैदा कर देंगे उस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो। तो आप ये थोड़ा सा, ऑलमोस्ट हम में से हर एक ने ही पोलियो की वैक्सीन ली हुई है। तो वो पोलियो की वैक्सीन जब लेते थे तो वो पोलियो के बहुत ही कमजोर जरासीम होते थे जो हमारे जिस्म में जाके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते थे, और एंटीबॉडीज बनाते हुए हम जो है वो उस डिजीज के अगेंस्ट महफूज हो जाते हैं। ये एंटीबॉडी कितने अरसे के लिए महफूज रह सकते हैं? मे बी फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, और थ्रू आउट द लाइफ। जैसे किसी को अगर मीजल्स हो जाए तो थ्रू आउट द लाइफ उसके अगेंस्ट जब इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाए। जैसे आप हेपेटाइटिस की एग्जांपल ले लें, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसके अगेंस्ट वो वैक्सीनेशन करवाता भी है तो उसको कुछ अरसे के बाद दोबारा से वैक्सीनेशन करवाना पड़ती है, इसका मतलब उसका टाइम स्पान उतना कम है। तो ये वेरिएशन है, ठीक है, टाइम स्पान की वेरिएशन है, एंटीबॉडीज कितनी देर सर्वाइव करती हैं, ये वेरिएशन। दैट इज अबाउट द वैक्सीनेशन।